Okay, so hello students and welcome back again to your channel Solution Series CBSE क्लास 6 to 12। तो आज हम आपके लिए कुछ नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो लेकर के आगे हुए हैं। तो अभी जो है हम आपके साथ जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं तो ये आपका चैप्टर 3 जो कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है एंड द इन टेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल कवर इन दिस वीडियो इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 35। तो चलिए जो है हम लोग फर्दर जो है प्रोसीड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि डिफाइन करना है आपको। ज़रा देखिए, एक मिनट ध्यान से ज़रा देखिएगा। ये जो आपका क्वेश्चन है कि डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, इसमें आपको एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करना है कि क्या होता है। तो देखिए एटॉमिक मास यूनिट जो है एक्चुअली में क्या होता है, ये एक रिलेटिव एटॉमिक मास है। इसके बारे में आप सबको ही जानते ही होंगे, क्योंकि होता क्या है कि जब आप एक्चुअल एटम का मास जब आप कैलकुलेट करने गए, जब साइंटिस्ट लोग कैलकुलेट करने गए तो एक्चुअली इट वाज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, इट वाज टू स्मॉल टू बी कैलकुलेटेड। पहला चीज़ कि काफ़ी स्मॉल था और दूसरा चीज़ कि इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, यानी कि एग्जैक्ट फिगर मतलब एग्जैक्टली राउंड फिगर में मिल नहीं रहा था। 10⁻⁻15 है ना, -10, और मान सपोज कि 1.253 समथिंग, इस तरह से डेसिमल में जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फिगर आ रहा था। तो इस तरह से क्या हुआ कि साइंटिस्ट लोगों को ना काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए वो लोग सोचा कि कोई ऐसा हम लोग एक रिलेटिव एटम को पकड़े और उससे कंपेयर कर लें, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब हम कंपैरिजन करेंगे दूसरी चीज़ की कंपैरिजन करने के बाद जो वैल्यू होता है ना वो होल वैल्यू फिगर में आना चाहिए। जब आप कंपेयर करेंगे ना तो जो वैल्यू होना चाहिए वो होल राउंड फिगर में आना चाहिए, होल वैल्यू में आना चाहिए। जैसे सपोज कि अगर हम किसी एटम को पकड़े और उसका मास है ना, सपोज कि जैसे कि 1 है, तो अगर हम उससे कंपेयर करते हैं किसी और एटम के मास को तो उसका जो मास होना चाहिए इसका या तो डबल हो नहीं तो ट्रिपल हो। ये नहीं कि 2.5 गुना, 3.5 गुना, 4.5 गुना, ऐसे अगर होगा तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमको ये देखना था कि हम कुछ ऐसा कंपैरिजन करें जिससे कि ये एक राउंड फिगर में होल नंबर फिगर में आए। तो चलिए पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये होता क्या है, फिर हम लोग आगे समझते हैं। तो देखिए बोला है कि एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द मास विच इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। यानी कि ये देखा गया कि सबसे पहले देखिए जो एटॉमिक मास यूनिट होता है ये कहता है कि आप कार्बन का एक एटम ले लीजिए और एक एटम का जो मास होगा, और वो कौन सा कार्बन लेना है, ध्यान रखना है कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12, C13 एंड C14। तो इसमें हम लोगों ने C12 आइसोटोप ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि जो C12 आइसोटोप है ये हमारे नेचर में काफ़ी सरप्लस अमाउंट में मौजूद है। मेजॉरिटी जो है ना वो C12 कार्बन एटम की ही है। अच्छा, तो C12 का यानी कि जो C12 जो कार्बन है यानी कार्बन का जो आइसोटोप है उसके एक एटम के मास को आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो जितना मास आएगा अब उससे कंपेयर किया गया है बाकी सारे एटम के मास को। बाकी सारे एटम का मास अगर उससे डबल है तो उसको 2U बोल दीजिए, अगर उससे ट्रिपल है तो उसको 3U बोल दीजिए। तो कुछ इस तरह से लिया गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि कार्बन को ही क्यों चुना गया एज अ रिलेटिव एटॉमिक मास, ये क्वेश्चन आता है। अच्छा, क्या आपको पता है कि कार्बन के पहले जो है हम लोग किसको एटॉमिक मास यूनिट के रूप में यूज़ कर रहे थे। कार्बन के पहले जो है रेफरेंस एटम किसको लिया गया था, तो वो था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को एज ए रेफरेंस एटम हम लोग कार्बन से पहले लिए हुए थे। तो बट किसी कारणवश जो है ऑक्सीजन को जो है हम लोग छोड़ दिए। बाद में फिर से IUPAC का एक मीटिंग बैठा जिसमें कि सोचा गया कि कार्बन को ही हम लोग एज ए रेफरेंस यूनिट ले लें। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि सबसे पहला चीज़ कि जो कार्बन है आपका ये आपका नेचर में बहुत ज़्यादा मौजूद है। दूसरी चीज़ की लिविंग नॉन लिविंग थिंग जितने भी हैं सब में कार्बन मौजूद होता है ना। तो ये एक रीजन एक्चुअली में जब ऑक्सीजन को लिया गया था तो ये सोच करके लिया गया था कि ऑक्सीजन कंबाइन विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, अधिकांश ऐसे एलिमेंट्स है जिससे ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेता है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है इसके आधार पे ये हम बता सकते हैं कि एक को दूसरे से कंपैरिजन करके कि अगर इसका इतना मास इन्वॉल्व हो रहा है तो दूसरे वाले एटम का कितना मास इसके कितने मास से रिएक्ट करेगा, है ना। जिसमें कि आप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वगैरह पढ़े हुए हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े हैं। हायर क्लासेज में आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी मिलेगा। अब देखिए जो एटॉमिक मास यूनिट था इसको स्टार्टिंग में AMU हम लोग लिखते थे,
है ना, अर्लियर इट वाज रिटेन एज AMU, लेकिन जो है फिर से अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वर्जन कर दिया गया और इसको सिंपली हम लोग U लिखते हैं। और यहाँ U का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विथ नेक्ड आइज। ये कहना चाह रहा है कि एटम को जो है हम अपने नेक्ड आइज से क्यों नहीं देख सकते हैं, ये आपको बताना है। तो ये तो एकदम सिंपल सा आंसर है, स्वीट एंड सिंपल सा आंसर हम आपके लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये देखिए कि जैसा कि आपको पता है कि साइज जो होता है एटम का है काफ़ी स्मॉल है, ये 10⁻⁻10 मीटर के अप्रॉक्स जो है इसका साइज होता है, जो कि आपके इमेजिनेशन से परे, आप उसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। ये गलती से जो है आपके सपने में भी नहीं आने वाला है। तो ये तो इसका एक साइज हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ कि आप जानते हैं कि जो एटम होता है वो फ्री एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है ना। अगर हम नोबल गैसेज को छोड़ दें तो नोबल गैसेज के एटम हैं, दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बट बाकी जो भी एटम है, एक सिंगल एटम की हम बात करें तो सिंगल एटम गैस का एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, अकेले रहेगा ही नहीं, और दूसरी चीज़ कि उसका साइज इतना स्मॉल है कि आप उसको देख ही नहीं पाइएगा। तो एक सिंपल सा आंसर है ना। तो देखिए कि आंसर लिखिएगा कि एज वी नो दैट द साइज ऑफ एन एटम इज़ वेरी वेरी स्मॉल विच इज़ 10⁻⁻10 मीटर अप्रॉक्स विच इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, एंड ऑल्सो एन एटम डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एक्सेप्ट नोबल गैसेज। नोबल गैसेज से हम अगर तुलना करें तो सिर्फ नोबल गैस है जिसके एटम इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। तो आई थिंक कि आप समझ गए होइएगा। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग कुछ नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड आई विल सी यू अगेन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।